हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ हैं आप सभी के फेवरेट आर वाई सर। सो आप लोगों ने कल एनएससी के सॉल्यूशंस देखे, जिसमें आप लोगों ने एनएससी जीएस का पेपर सॉल्यूशन देख लिया है। आंसर की से आप लोगों ने अपने आंसर्स को मैच कर लिया होगा और आई होप आप लोगों ने ये भी प्रिडिक्ट कर लिया होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, आप भी कुछ अच्छा कर सकते हो आगे चल के। अब वो कैसे, ये सब कुछ हम लोग गाइडेंस लेंगे आरवाई सर के साथ। सो सर, जैसा कि आपने पेपर देखा था कल, एनएससी जीएस का भी पेपर आपने देखा, तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा खासा था। फिजिक्स का भी अगर डिफिकल्टी लेवल देखें तो इंक्रीज हुआ था। अब नेक्स्ट जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उनके लिए क्या होना चाहिए और वो कैसे अपने नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हाय कमांडोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन्होंने कल के पेपर में एनएससी जीएस में बहुत शानदार परफॉर्म किया है। पेपर में फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन वाकई में काफ़ी अच्छे थे। अगर आपने क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बेसिक्स पे अच्छे से वर्क किया हुआ है, तो डेफिनेटली आई बिलीव कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। नाउ द पॉइंट इज दैट कि अब करना क्या है दोस्तों। अब आपको सभी को पता है कि नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, दैट इज द INJSO। और आप सभी जानते हैं कि INJSO का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब आपने अभी तक जिस तरीके से प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा है, सबसे पहले आपको दोस्तों उसी पर अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ज़रूरत है। मैं मतलब सिंपली आपसे ये कहूँगा कि जो जेई लेवल के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, उस तरह के क्वेश्चंस को इस समय आपको सॉल्व करना चाहिए। और साथ ही साथ एक बार आप PYQs को ज़रूर देखिए, क्योंकि INJSO में जो क्वेश्चंस का टेस्ट है ना, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि स्टेज 1 अगर निकल गया है तो चलो अब जश्न का माहौल है, तो मैं आपको बता दूं कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में सिर्फ पेपर का लेवल चेंज नहीं होता सर, क्वेश्चंस का जो टेस्ट है ना वो भी चेंज हो जाता है। द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज क्वाइट डिफरेंट। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि पहले आप पिछले 3 से 4 साल के ना एक बार PYQs को जरूर चेक करिए, क्योंकि जब आप PYQs को देखेंगे तो आपको आइडिया लगना स्टार्ट होगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है। तो सर ये तो पहला स्टेप हो गया। अब अपने ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोशिश करी, कुछ लोगों ने कोशिश करने की कोशिश करी लेकिन कुछ खास किया नहीं, सिर्फ टाइम पास किया, या फिर हम कह सकते हैं कि उतनी शिद्दत से पढ़ाई नहीं करी और NSC JS का एग्जाम जो है उसका कट ऑफ पार नहीं कर पाए। सर ऐसा भी तो है कि ऑलमोस्ट लास्ट ईयर का हम डेटा देखें तो 45K से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन सेलेक्ट वही 300 से 400 के बीच का रेशियो है। हालांकि वो 300 का ही है नंबर, अगर वो MI को क्रॉस करते हो तो सिलेक्शन वो 400 तक चला जाता है कई बार। राइट सर। तो बट होने सिलेक्शन तो कम ही होना है। अब जो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं उन्होंने, हो भी सकता है कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी किया हो, लेकिन एग्ज़ाम का लेवल ही इतना था कि कई बार होता है कि माइंडसेट हमारा उस तरीके से एग्ज़ाम में नहीं रह पाता है। तो अब उनको क्या करना चाहिए। मुझे जो लगता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जेई की प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट, और या फिर नीट के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, तो वो बायोलॉजी सेक्शन के साथ जाते हैं। लेकिन आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको फिजिक्स के साथ आगे बढ़ना है या फिर केमिस्ट्री के साथ बढ़ना है। और फिर अगर फिजिक्स में आप लोगों का इंटरेस्ट है तो फिजिक्स में आप कौन से ओलंपियाड्स को टारगेट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो सर ये भी हमारे स्टूडेंट्स को एक बार गाइड कीजिए ना। देखिए दोस्तों, अब मैं आपसे कहूंगा कि रेदर देन टू थिंक अबाउट NSC JS, आपने मेहनत करी, हुआ नहीं हुआ वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा अपने माइंडसेट को ना चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि अब आपको ना लेवल अपग्रेड कर करके अब आपको NSCP, NSCC और NSCB इन नेशनल लेवल के एग्जाम्स के लिए ना अपने आप को टारगेट करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो एट द एंड ऑफ द डे आप या तो जेई जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे या फिर नीट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं NSCP की बात करूं तो NSCP का एंटायर सिलेबस इज सेम एज जेई एग्जाम। मतलब उसके लिए आपको एडिशनल कोई भी एफर्ट्स नहीं करने। मतलब मैं आपको बता दूं कि इस साल मोर देन 20 मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो NSCP क्वालिफाई कर चुके हैं और उन्होंने उसके लिए कुछ भी अलग नहीं किया। जो जेई की प्रिपरेशन थी ना, बस उसी जेई की प्रिपरेशन को उन्होंने कंटिन्यू रखा। ठीक है, क्योंकि आपने अगर NSCP का पेपर नहीं देखा, आपको आइडिया नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि NSCP में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जेई मेंस और जेई एडवांस से काफी रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चन जेई मेंस लेवल के होते हैं, कुछ क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल के होते हैं। मतलब टेस्ट इज ऑलमोस्ट सेम। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपके आइदर क्लास नोट्स या मॉड्यूल के ही होते हैं। मतलब कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं
जो एनएससीपी के एग्जाम में मोर देन 150 या 160 स्कोर कर रहे हैं सिंपली जेई एडवांस पे पूरा फोकस करके। तो देखो सर, अंत में इनका टारगेट तो यही है, या तो ये जेई की तैयारी करेंगे या फिर नीट की तैयारी करेंगे। और मेरा मानना है कि अगर वहां तक पहुंचना है तो दिस इज अ राइट टाइम कि अभी से आपको अपनी जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, पीयूष फाल्के, अंकित, ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10th क्लास में ही अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया था और उसका बेनिफिट इन्हें आगे जाकर के काफी मिला। तो दोस्तों, अगर अब आप सर फिजिक्स के लिए करें, केमिस्ट्री या बायो के लिए करें, अब देखो भाई नीट वाले हो तो बायो के लिए तो भाई करना ही है ना। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में इट्स योर चॉइस कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस तरफ है। लेकिन देखो, मैं आपको ये कहूंगा कि भैया आप जब आगे जाकर के जेई की तैयारी करेंगे ना, तो आपको फिजिक्स भी पढ़नी होगी और केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी। तो अभी आप ये मत सोचो कि अपन तो सिर्फ ईपी एनएसईपी पे फोकस करेंगे। अपन ईपी और ईसी दोनों पे फोकस करेंगे। वक्त बताएगा, जैसे जैसे मंजिल के करीब पहुंचते जाएंगे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस तरफ बाइंड अप हो रहा है, और फिर हम उस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे। और अगर ऐसा भी होता है सर, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल एनएससीपी का भी एग्जाम दिया है, एनएससीसी का भी एग्जाम दिया है। क्योंकि सर जनरली होता है कि 9th में बच्चा एज क्राइटेरिया के बेसिस पर एनएससीजीएस नहीं दे पाता है, फिर वो 10th में एनएससीपी देता है, लेकिन सारे टॉपिक तो एक साल के अंदर वो नहीं कर पाता है, लेकिन वो कंटिन्यू रखना चाहता है। और सर एक और बात जानना चाहता हूँ मैं, ये मेरा ही पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, बच्चों का भी क्वेश्चन है कि आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग कैसे बनती है? तो एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ ऑन कैमरा, मैं आपको आज बताता हूँ कि देखो मैं भी सर से ही पढ़ता हूँ, यानी कि आप समझ लीजिए कि मैं जो अपनी पेडागोगी फॉलो कर रहा हूँ ना, वो मेरी नहीं सर की है। ठीक है, तो एनएससीजीएस में भी जो आप लोगों के हाई लेवल वाले टॉपिक जब मैं पढ़ाता हूँ तो सर की नोट्स में फॉलो करता हूँ। तो सर फैन फॉलोइंग का राज बताइए, ऐसा क्या आप क्लास में बच्चों को देते हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ऐसे कैमरे के सामने बता रहे हैं। मैं तो सर हमेशा बच्चों को भी बोलता हूँ और हमेशा इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ कि ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, और आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको पैशन के साथ आप फॉलो करिए, मजबूरी में स्टार्ट मत करिए। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी से ये कहूँगा कि सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप करना क्या चाहते हैं, है ना। अगर आप सच में एनएससीपी या एनएससीसी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए मैं दोस्त को देख करके मोटिवेट हो गया, मैंने तैयारी शुरू कर दी। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि सर जोश में स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उस मोटिवेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते। ठीक है, तो मुद्दा ये नहीं है कि आप ये सफ़र शुरू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि सर फिनिश लाइन को टच करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि डिसिप्लिन को ना कंसिस्टेंसी के साथ अगर ये बच्चे लास्ट तक फॉलो करेंगे ना, तो कोई भी हो, स्टूडेंट हो सर या टीचर हो, ठीक है, अगर उसके अंदर एक डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंसी है ना, तो डेफिनेटली वो अपने फील्ड में अच्छा ही करेगा। डेफिनेटली सर। सो सर आपने दो बच्चों का नाम लिया, तो मेरे को अभी आपने सेशन के अंदर ही नाम लिया ना, एक पीयूष फाल्के और दूसरा अंकित। तो वो अंकित जो हमारे आपके साथ 10th एलिवेट एसआरजी में पढ़ा था, वो 9th में हमारा स्टूडेंट था। अब वो 9th में इतना अच्छा कर रहा था, या वो कोटा मूव किया तो एसआरजी में उसका सिलेक्शन हुआ, वो एसआरजी में बहुत अच्छा किया उसने। सो सर एक और क्वेश्चन मेरा कि अगर पी और सी के लिए बच्चा एक साथ एक ही बैच से किसी से प्रिपरेशन कर सकता है, या फिर ये कहूँ कि वो अर्ली स्टार्ट जेई के लिए भी ले सकता है क्या, या फिर ये समझें कि जेई की प्रिपरेशन भी कर रहे हो आप और पी और सी की आपकी उसके साथ प्रिपरेशन हो रही है, तो कोई ऐसा बैच आपके साथ? देखिए सर, मैं सिंपल सी बात बताऊं कि बच्चों को लगता है कि मैं एनएससीपी ना 4 महीने में निकाल दूंगा, या फिर होता है कि वो यूट्यूब पे कहीं से ऐसे वीडियोस देख के आ जाते हैं भैया दीदी के कि यार 4 महीने में निकल जाता है। तो पहले तो आप इस गलत फहमी से बाहर आ जाइए। ठीक है, एनएससीपी का जो एग्ज़ाम है ना, उसमें 11th और 12th का पूरा एंटायर सिलेबस आता है और आपको 2 घंटे में 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। 48 सिंगल करेक्ट और 12 क्वेश्चन जो होते हैं दिस इज मल्टीपल करेक्ट, जिसमें कैलकुलेशंस भी काफ़ी लेंदी होती है। तो जब तक आप सब्जेक्ट को डीप डाइव नहीं करेंगे, अच्छे लेवल पे जाकर के नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक नहीं हो सकता। तो भैया अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 4-5 महीने में एनएससीपी जैसे एग्जाम को क्रैक कर दूंगा और स्टेज 2 पे चला जाऊंगा, तो गलत फहमी से बाहर आइए। आपको समय इन्वेस्ट करना होगा और मैं आप सभी से कहूंगा कि आप T=0 आज ही सेट करो और अपनी जेई की प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर आप जेई के 2028, 29 या 30 के एस्पिरेंट्स हैं ना, तो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर हम लोग लेकर के आ रहे हैं निम्बस टॉप रैंकर बैच। दिस बैच इज नॉट फॉर एवरीवन, मैं बहुत क्लियरली बता देता हूं।
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दिस इज टॉप रैंकर 3.0 बैच। इस निम्बस बैच की अपनी एक लेगेसी है। जो स्टूडेंट इस समय इस बैच में पढ़ रहे हैं उसमें मोर देन 50 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आई एम डैम श्योर कि 2027 में बहुत अच्छी रैंक्स निकलेंगी, और साथ ही साथ एनएससीपी जैसे एग्जाम्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलेंगे। तो अगर आपका टारगेट है ओलंपियाड्स, जेई एडवांस और एकदम प्रीमियम क्वालिटी का आपको कंटेंट चाहिए ना, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि दिस बैच इज फॉर यू। और यहाँ पे जितने भी एजुकेटर्स यहाँ प्रेजेंट है ना, मुझे लगता है कि मुझे किसी के बारे में बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑल ऑफ देम आर लेजेंडरी, जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत शानदार है। नॉट सिर्फ टीचिंग एक्सपीरियंस, जिनके पढ़ाए हुए हजारों स्टूडेंट्स आज इंडिया के टॉप आईआईटी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। अगर आपका भी यही सपना है ना, तो दिस इज अ राइट टाइम। और हमेशा कहा जाता है ना कि सर जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे ना, उतने ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भाई ये जो NTR बैच है, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है निम्बस टॉप रैंकर बैच, दिस बैच इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो आइदर फ्रॉम क्लास 8th to 10th हैं। इसमें मैं पूरी फिजिक्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों। मैथ्स में आपके फेवरेट पीजे सर रहेंगे, और केमिस्ट्री में आपके सामने ट्रायो लेजेंड्स PMS सर, VJ सर और मोहम्मद कासिफ आलम सर। तो दिस बैच इज फॉर यू। तो आप सर इसमें मैं देख रहा था कि बच्चा अगर पी और सी के लिए प्रिपेयर करेगा तो आईयूकेएम की प्रिपरेशन तो उसकी ऑलमोस्ट इजी बेस हो जाएगी, यानी कि 3 ओलंपियाड्स को एक साथ टारगेट कर सकते हो आप। बिल्कुल सर, और वो बच्चे की चॉइस है भाई। अगर सर बच्चा किसी एक दो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। तो उसके लिए भाई ये जो बैच है ना, ये 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, और मैं आपको बता दूं कि इस बैच में काफ़ी लिमिटेड सीट्स हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वी आर टारगेटिंग अ टॉप रैंक्स। तो आपको पता है कि पूरा SRG जैसा करिकुलम रहेगा, तो SRG जैसे करिकुलम को मेंटेन करने के लिए इस बैच में हमने नंबर ऑफ सीट्स को काफ़ी लिमिटेड कर दिया है। सर जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो NSCGS क्रैक नहीं कर पाए, हाँ, बट नेक्स्ट ईयर के लिए वो एलिजिबल हैं, और दूसरे वो भी स्टूडेंट हैं जो जस्ट वो अभी 8th में आने वाले हैं, Right. और वो 26 में NSCGS को टारगेट कर रहे हैं। बट एग्जैक्टली क्या होता है कि कई बार हम लोग केवल स्कूल्स की प्रिपरेशन के साथ चल रहे होते हैं, वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि NCERT में चाहे वो 8th हो, 9th हो, 10th हो, बहुत कम पोर्शन है जो केवल इतने पार्ट से आता है। हालांकि आपका जो सिलेबस मेंशन है वो यही है कि 9th अप टू 10th है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कल देखे कि 11th और 12th से ही थे, और कुछ क्वेश्चन तो मैं कहता हूं कि जेई मेंस तक की प्रॉब्लम थी उसके अंदर। राइट सर, राइट। सो 11 मानकर चले कि कोई क्लास 8th में बच्चा आ रहा है, तो उसके लिए कोई ऐसा बैच हम दे सकते हैं क्या कि वो 26 को टारगेट करे? बिल्कुल सर, मतलब हर बीमारी का इलाज है, ठीक है। बस इन्हें ये डिसाइड करना है कि इनको करना क्या है, कि ये करना क्या चाहते हैं। अगर आप NSCGS के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि NSCGS का एक बहुत ही लेजेंडरी बैच, अगर आप 226 में जूनियर साइंस ओलंपियाड में बहुत अच्छी रैंक तक पहुंचना चाहते हैं, मतलब आपको एक होता है ना कि जेई के प्रिपरेशन में डलना है, तो मैं कहता हूं कि आपको NSCGS जैसे एग्जाम्स के लिए अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर देना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूं कि जो स्टूडेंट NSCGS जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनको आगे जाकर के जो एकदम से ड्रास्टिक चेंज होते हैं ना, वो फेज नहीं होते। जब तक लोग संभल रहे होते हैं ना उस रेस में, वो उस रेस में आगे ही निकल जाते हैं। तो आई ऑलवेज से दैट कि भैया अर्ली स्टार्ट करने में ना हमेशा आपका फायदा होता है। तो दिस बैच इज फॉर यू सर। थोड़ा सा इस बैच के बारे में बताइए, इसकी लेगेसी के बारे में बताइए सर, किस तरीके से बैच कंटिन्यू रहेगा। देखिए, इसमें फिजिक्स मैं खुद पढ़ाऊंगा, और मैंने आपको बताया कि यार कि मैं लास्ट 4-5 ईयर से NSCGS में पढ़ा रहा हूँ। सो शिवांगी मैम जो है वो आपका बायोलॉजी सेक्शन लेंगे, और कुमार सानू सर जो है वो केमिस्ट्री लेने वाले हैं। सर एक और मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि बच्चे जो NSCGS के लिए प्रिपेयर करते हैं, अब उसका डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई है, और इसके साथ अगर मैं कहूँ कि केवल जो बच्चा स्कूल प्रिपरेशन के साथ चल रहा है, और एक बच्चा जो यहाँ पर अपनी एनर्जी डाल रहा है, तो उसको लॉन्ग रन में कोई खास बेनिफिट मिलता है क्या? सर काफ़ी बेनिफिट मिलता है। मतलब इनिशियली एकदम से रियलाइजेशन नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब भी किसी जंग में उतरना पड़ता है ना, तो सर उससे पहले ना एक तैयारी करनी पड़ती है। जैसे मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट डायरेक्टली क्लास 11th में जब आते हैं और अपनी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि 10th और 11th में एकदम से ड्रास्टिक चेंज है। मतलब हमारा एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है कि 10th तक तो थोड़ा मक्खन जैसा रहता है, 11th में एकदम से जैसे एंटर करते हैं तो कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेशन, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो 90% स्टूडेंट्स आई हैव ऑब्जर्व इन माई टीचिंग कैरियर
कि उनको पहले 3-4 महीने में ना सर बैकलॉग्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। सर कई बार ऐसा भी होता है ना, बच्चों को ऐसा फील होता है कि उसका स्कूल सिलेबस बहुत कम है, अब उसके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, उसकी एनर्जी जो ऑलरेडी उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो उस एनर्जी को कहीं ना कहीं वो ऐसे एग्जामिनेशन को बिल्कुल टारगेट सर, करते अगर हुए। मतलब बच्चे मतलब बोलते हैं ना कि चाह है तो राह तो अपने आप ही है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो 8, 9, 10th क्लास में हैं और वो पैरेलली अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। स्कूल का एज सच बहुत ज़्यादा लोड रहता नहीं है, आप बहुत सिंक्रोनाइज तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बैचेस चलते हैं इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लोड दिया जाता है कि आप स्कूल की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। बच्चे आराम से, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं दोस्तों, घर बैठ करके पढ़ना होता है, ऐसा नहीं है आपको कहीं जाना होता है। प्लस का प्लेटफॉर्म इतना शानदार और हाईली एफिशिएंट प्लेटफॉर्म है, मतलब अगर आप मैनेज करना चाहोगे बहुत प्यार से मैनेज होता है ना। बच्चों ने किया है, आपके जैसे आप भी कर सकते हो। बस बोला ना कि कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आज चैलेंज है, पेन लोगे, मोर पेन विल गिव यू अ मोर गेन। और हमेशा कहते हैं ना कि समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। शुरू करोगे तो कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही। और मान लो मैं तो ये कहता हूं बहुत अच्छा भी नहीं कर पाए तो ये जो एक्सपीरियंस है ना वो लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए पुश ही करेगा सर। सो सर ये गाइडेंस जो है वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, और इसके साथ ही हम कुछ और भी अलग प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो अभी रिवील नहीं करेंगे। जब हम लोग उसको लॉन्च कर देंगे उसके साथ फिर हम लोग एक वीडियो लेकर आएंगे, फिर से हम लोग एक वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड लास्ट ट्रैक इट।